हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक पांडे, योर एग्रीकल्चर मेंटर। और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एग्रीपो। तो आज के हम लोग इस वीडियो में ये पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे कि आप लोग को पता है कि आप लोग का बीएससी एजी ऑनर्स का जल्द ही अलग हर जगह यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम होने वाले हैं, कंडक्ट होने वाले हैं सीयूईटी यूजी के तहत। और कुछ जो गवर्नमेंट कॉलेज है जो खुद की अपनी एंट्रेंस एग्ज़ाम कराते हैं उनके भी होने वाले हैं, जैसे कि यूपी कॉलेज, एमजी के वीपी, ठीक है, और सीयूईटी यूजी, ठीक है, सीयूईटी यूजी, जिसमें बीएससी एजी ऑनर्स भी एक सब्जेक्ट है। तो कुछ बच्चों का रिस्पांस आया था कि सर आप कुछ टॉप 100 या टॉप 30 करके ऐसे कुछ क्वेश्चन करवा दीजिए जिससे कि हम लोग का एंट्रेंस एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर हो जाए। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं इसमें जो टॉप 30 क्वेश्चन है वो बेस्ट टॉप 30 क्वेश्चन मैंने आज एग्रोनॉमी के लाए हैं, जो कि आपको चांसेस हैं कि एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं, क्योंकि ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और एक अच्छा एग्ज़ामिनर ये क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए यहाँ पहला जो क्वेश्चन है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ सॉइल डिपेंड्स ऑन कंटेंट ऑफ। तो ठीक है, जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है सॉइल की, वो किस पे डिपेंड करती है? सिल्ट, सैंड, ग्रेवल और क्ले। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्ले है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक, तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। देखिए कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या होता है। कैटायन एक्सचेंज जो सॉइल्स होते हैं ना, उसमें बहुत सारे आयन्स होते हैं, एनायन कैटायन दोनों, उसके क्ले पार्टिकल्स पे, जो सॉइल में आपको पता ही है सैंड सिल्ट क्ले कंपोनेंट होते हैं। सैंड की साइज आपकी 2 मिलीमीटर से ज़्यादा, जो सैंड पार्टिकल्स हैं जिनकी डायमीटर 2 मिलीमीटर से ज़्यादा होती है उसको हम सैंड कहते हैं। फिर 2 मिलीमीटर से 0.2 मिलीमीटर तक जो होते हैं उनको सिल्ट कहते हैं, उनकी पार्टिकल्स डायमीटर की जो साइज़ होती है। और जो क्ले होते हैं 0.002 मिलीमीटर से कम होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साइज वाला, इसको भी आप लोग अपने रनिंग नोट्स में बनाते चलिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, ये सब ऐसे सॉइल साइंस के क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो बच्चों इसको लाइटली मत लीजिएगा। जो क्ले पार्टिकल्स हैं उनकी साइज़ क्या है? 0.002 मिलीमीटर से कम लेस देन 0.002 मिलीमीटर। और एक होता है कोलाइडल क्ले, कभी कभी कोलाइडल पार्टिकल्स की भी साइज़ पूछी जाती है। तो आप ये बताएंगे कि 0.001 मिलीमीटर से कम डायमीटर पार्टिकल्स, जिनकी डायमीटर साइज 0.001 मिलीमीटर से कम होती है, तो उनको हम कोलाइडल क्ले भी कहते हैं। तो उसी के तहत क्या होते हैं कि कैटायन एक्सचेंज फेनोमेना हो पाता है। इसको जब आप लोग बीएससी एजी आप जब करेंगे, बीएससी एजी ऑनर्स, तो जब वहाँ सॉइल साइंस आप पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ा रहा हूँ। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोइंग मेथड इज कॉमनली फॉलोड इन फील्ड क्रॉप्स। तो इनमें से कौन सा ऐसा सोइंग बुआई की विधि है जो फील्ड क्रॉप्स में कॉमन मतलब प्रचलन में लिया जाता है, उसको ज़्यादातर किसान इसी को यूज़ करते हैं। तो आप क्या बताएंगे? ऑप्शन क्या है आपके पास? लाइन सोइंग, ब्रॉडकास्टिंग, डिबलिंग, ट्रांसप्लांटिंग। तो आपने ये, आप सिंपल से बात ये बोलेंगे कि लाइन सोइंग। तो लाइन सोइंग ज़्यादातर फील्ड क्रॉप्स में क्या होता है, देखिए लाइन सोइंग करते हैं। लाइन सोइंग में क्या होता है कि एक हम कूड़ बनाते हैं या रिजेस पे सोइंग करते हैं। देखिए ये देखिए, मैंने एक फ़ोटो लिया है, कितना अच्छा ये फ़ोटो है, अगर आप इसको देखना चाहें तो। ये देखिए, ये लाइन सोइंग में शो कर रहा है, ठीक है, पूरा लाइन में शो किया है। एक और फोटो है मेरे पास, ठीक है, ये देखिए पूरा लाइन में स्विंग कर रहा है। तो लाइन स्विंग में ऐसा ही होता है कि हम क्या करते हैं, फील्ड में क्या कहते हैं, रिजेस बना देते हैं। रिजेस का मतलब कूड़ होता है, ठीक है, फरो बना देते हैं, उस फरो के अंदर स्विंग करते हैं या तो रिजेस के ऊपर स्विंग करते हैं। तो वो एकदम सीधी लाइन होती है। इससे क्या होता है कि जब हम ये स्विंग कर पाते, मतलब जब करते हैं, तो उसका मुझे बेनिफिट ये मिलता है कि मुझे जो भी इंटरकल्चरल ऑपरेशन करने होते हैं, जो भी मुझे इंटरकल्चरल ऑपरेशन करने होते हैं, जैसे कि आपकी होइंग है, वीडिंग है, ठीक है, तो इन फील्ड क्रॉप्स, तो वो क्या होता है कि बहुत ईजिली और इफ़ेक्टिव एंड इफ़िशियंट वे में हो पाता है।
ठीक है। नेक्स्ट मेथड जो था वो ब्रॉडकास्टिंग था। देखिए आपका इसमें क्या हो रहा है कि थ्योरेटिकल भी पढ़ाए जा रहे हैं, साथ में आपको ऑब्जेक्टिव जो मेन कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, जो उनको एग्रीकल्चर के बारे में कुछ नहीं पता है, उनके लिए ये वीडियोस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, शेयर करेंगे तो आपका भी नॉलेज बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। और अपने वैल्यूबल कमेंट जरूर दीजिए, जिससे कि हमको पता चलता रहे कि मैं कैसा कंटेंट बना रहा हूँ और ये आपके लिए यूज़फुल है कि नहीं, ठीक है। या बाद में आपको हो सके रिग्रेशन होगा कि सर मैंने पढ़ा नहीं, इतना अच्छा वो क्वेश्चन था, शायद पढ़ लेना चाहिए था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बाद में होती है। तो उससे अच्छा ये है कि आप थोड़ा सा इधर एफर्ट दिखाइए। आप रेगुलरली बेसिस पे मैं वीडियो बनाता रहूँगा, 1 डेज़ इंटरवल पे, मेरा टारगेट यही है। और अभी आपका एंट्रेंस जो भी है आई थिंक जून में होने वाला है, जून के लास्ट वीक में। तो अभी आपके पास 1 महीना है, तो 1 महीना में आप अच्छा खासा तैयारी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके लिए ये चीज़ अच्छी है। और ये क्वेश्चन आपके जेआरएफ और एमएससी एजी एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो मैंने बीएससी एजी, एमएससी एजी, जेआरएफ के भी कुछ क्वेश्चन मिक्स कर दिए हैं, जिससे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं पेपर में 1-2 टफ आ जाते हैं, जो बच्चों को पल्लों तक नहीं पढ़ते हैं, उनके लिए ये चीज़ ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। तो ब्रॉडकास्टिंग मेथड की बात कर रहे थे। ब्रॉडकास्टिंग मेथड का मतलब होता है छिटकवा विधि। छिटकवा विधि में होता क्या है कि देखिए किसान क्या करता है, अपने हाथ में क्या करता है, सीड ले लेता है और उसको वो मेन फील्ड में कहीं भी अनइवनली स्प्रेड कर देता है, मतलब अनइवनली छिड़क देता है। तो इससे क्या होता है कि ये अनसाइंटिफिक वे ऑफ सोइंग है, और ये ट्रेडिशनल मेथड है जो कि जो फार्मर्स हैं वो यूज़ करते थे, आज भी कुछ फार्मर यूज़ करते हैं। इसमें होता क्या है कि कुछ सीड सॉइल के नीचे दब जाती है, कुछ सीड सॉइल्स के ऊपरी सतह पे रहती है, और उसी सीड को क्या होता है कि जो जैसे कि जो कुछ बर्ड्स हैं उनको आते हैं और खा जाते हैं, ठीक है, ठीक है, चुग जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप भले आप 100 किलोग्राम सीड बोए थे, लेकिन पता चलता है कि आपकी यील्ड बहुत कम आती है, क्योंकि आधे सीड तो पहले ही डैमेज हो चुके थे और पहले ही बर्ड्स के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा खा लिए गए थे। तो इसलिए लाइन सोइंग की जाती है, क्योंकि लाइन सोइंग में आप सीड सो करने के बाद तुरंत उसको मिट्टी से पाट देते हैं और वहाँ फर्टिलाइज़र दे देते हैं। डिबलिंग, डिबलिंग गेहूँ में करते हैं। एक डिबलर होता है, एक प्रकार का डिवाइस होता है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल डिवाइस है जिसके द्वारा हम सोइंग करते हैं, ठीक है। वीट क्रॉप्स में यूज़ किया जाता है। आप मुझे ये कमेंट सेक्शन बताइएगा कि डिबलर के द्वारा अगर हम सोइंग कर रहे हैं तो गेहूं की आप बुआई कर रहे हैं डिबलर के द्वारा, तो कितनी सीड की रिक्वायरमेंट होगी ऑन एन एवरेज, ठीक है। तो आप ये बताइएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग क्या है? ट्रांसप्लांटिंग इज अ प्रोसेस इन विच वी move the plant from the nursery to the main field for their proper growth and development. It is generally happen in some vegetables crops, and normally in case of a cereal crops it is seen in a paddy crops, ठीक है। तो ये किस क्रॉप्स में देखने को मिलता है? पैडी क्रॉप्स में। जब धान की रोपाई आप करते हैं तो इसमें आप नर्सरी लगाते हैं, नर्सरी के बाद जब सीडलिंग आने लगते हैं तो आप उसको मेन फील्ड में उनको ट्रांसप्लांट करते हैं। तो एक नर्सरी के फील्ड से उसको मेन फील्ड तक ले जाना और वहाँ उसकी बुआई करना दोबारा से, उसी को हम कहते हैं ट्रांसप्लांट। ट्रांस मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, और प्लांट कर रहे हैं मतलब दोबारा उसको प्लांट कर रहे हैं, इसलिए ट्रांसप्लांटिंग कहते हैं इस प्रोसेस को। समझ में आ गया? चलिए नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3। ये आपको दोनों फिगर मैंने दिखा दिए थे। इन विच क्रॉपिंग सिस्टम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस इज पॉसिबल? ऐसा कौन सा क्रॉपिंग सिस्टम है जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस का यूटिलाइजेशन कर पाते हैं, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, जैसे मैंने जब क्रॉप्स आप लगाते हैं, आप लाइन सोइंग कर रहे हैं, आप ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो होता क्या है कि कुछ एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में हम स्पेसिंग रखते हैं, रो टू रो, प्लांट टू प्लांट, ठीक है। तो होता क्या है कि उसमें कुछ स्पेस हमारे बचे रह जाते हैं जो कि हम उससे कुछ यूज़ नहीं कर पाते। इसीलिए एक कॉन्सेप्ट आया था कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस। क्या आया था? मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस। तो उसमें हम किए क्या कि हम जैसे कि मान लीजिए मैं कोई मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंग कर रहा हूँ। मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंग का मतलब होता है जिनकी हाइट बहुत लंबी होती है। जैसे मान लीजिए आप पपाया की खेती कर रहे हैं, ठीक है, आप आम की खेती कर रहे हैं, आप कोकोनट की खेती कर रहे हैं, तो कोकोनट की खेती के नीचे उसमें जो कोकोनट का जो आपका फ्रूट्स होगा वो तो ऊपर आपको मिलेगा,
टॉप पे, तो नीचे का जो उसकी स्टेम के किनारे किनारे की जो जगह है वो खाली है ग्राउंड लेवल पे। तो हम क्या करते हैं, वहाँ हम कुछ ऐसे क्रॉप्स लगा सकते हैं जो कि उस जगह को कवर कर ले और हमको वहाँ से यील्ड भी अच्छा मिले। तो वैसे क्रॉप्स को हम सीड लेविंग क्रॉप्स कहते हैं, जैसे जिंजर लगा सकते हैं, ब्रिंजल लगा सकते हैं, कुछ वेजिटेबल्स क्रॉप मैक्सिमम लगाया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग। तो इसका आंसर, राइट आंसर होगा मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग। और जैसे कि इंटरक्रॉपिंग क्या है, इंटरक्रॉपिंग का मतलब जब आप दो सीड को लेके एक मतलब एक ही फील्ड में दो क्रॉप्स आप लगा रहे हैं तो उसे आप इंटरक्रॉपिंग कहेंगे। रिले क्रॉपिंग, एक क्रॉप्स की बुआई आप कर चुके हैं, उसके कटाई से पहले ही दूसरे वाले की बुआई कर देना रिले रेस की तरह, तो ये आपकी हो जाती है रिले क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग में क्या होता है कि आपने क्या किया कि दो क्रॉप्स की सीड को, जैसे मस्टर्ड एंड वीट के सीड को आपने पहले ही मिक्स कर लिया है, उसके बाद आपने बो दिया है। तो यहाँ डेफिनेट प्रोपोर्शन में आप नहीं बोते हैं, एक रेशियो कुछ भी आप रैंडमली ले लिए और उसको बो देते हैं मिक्स क्रॉपिंग में, या जिस मेथड से आप सोइंग कर रहे हैं, चाहे लाइन मेथड से या ब्रॉडकास्टिंग मेथड से या डिबलिंग से या ट्रांसप्लांटिंग, जो भी आप कर रहे हैं, तो उसे मिक्स क्रॉपिंग कहेंगे। इंटर क्रॉपिंग में डेफिनेट रो एंड पैटर्न होते हैं, मतलब अगर दो रो हम गेहूं का लगा रहे हैं तो तीसरा रो मेरा मस्टर्ड का जरूरी है, तो ऐसे हम लगाते हैं और वहाँ हम सीड की मिक्सिंग नहीं किए रहते। तो ये सब सारे बेसिक डिफरेंसेस है जो कि आपको जब फर्स्ट टर्म आप एग्रोनॉमी में पढ़ेंगे तो वहाँ आपको फिर से पढ़ाया जाएगा। तो ये आपको, ये वीडियो देखने के बाद आपको याद आएगा कि अरे हाँ ये तो हम पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो इससे आपकी नॉलेज बूस्ट होगी, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आएंगे, ठीक है। The failure of viable seed to germinate under favorable condition is called as। तो जो वाइलेबल सीड होते हैं, मतलब सीड तो देखने में बहुत अच्छा है, बहुत हेल्दी लग रहा है, बहुत न्यूट्रिशियस लग रहा है, लेकिन वो फेवरेबल कंडीशन के बाद भी आपने उसको हवा दिया, पानी दिया, फर्टिलाइज़र दिया, मैन्योर दिया, हर चीज़ दिया, वाटर दिया, लेकिन उसके बाद भी उसका क्या हुआ, जर्मिनेशन नहीं हो पाया। तो क्या कारण था कि जर्मिनेशन नहीं हो पाया, किस वजह से नहीं हो पाया? तो क्या उसमें इनवाइलेबिलिटी था, क्या उसमें इनएबिलिटी था, क्या उसमें कॉम्पैक्टिबिलिटी था, कि डॉर्मेंसी था? तो इसका राइट आंसर है डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी में क्या होता है कि सीड तो एकदम ठीक है, लेकिन आप उसको बोएंगे तो बोएगा ही नहीं, क्योंकि सीड अभी डॉर्मेंट अवस्था में, वो सोया हुआ है, उसके अंदर के जो इंजाइम्स हैं, जो हार्मोन्स हैं, वो एक्टिव नहीं हैं। तो जैसे कि आप गेहूँ, आलू का पौधा, आलू का आप लेकर आए, आलू का ट्यूबर लेकर आए, आलू को काट के, अब जैसे ही आप काट के निकाले हैं, अभी नई नई आलू, नई नई ताज़ी ताज़ी आलू है, आप चाहेंगे कि नहीं हम उसको बो दें, अब आलू का पौधा तैयार हो जाए, तो आप कभी ऐसा करिएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो अभी जो आलू है वो अब डॉर्मेंसी पीरियड में चला गया है। वो डॉर्मेंसी एक पर्टिकुलर एज अपने से, अगर देखा जाए तो सेल्फ, अगर हम ब्रेक कर रहे हैं तो सेल्फ डॉर्मेंसी ब्रेक होने में एक पर्टिकुलर सीजन्स की रिक्वायरमेंट होती है, टेम्परेचर की, कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है, अपने आप डॉर्मेंसी ब्रेक हो जाती है। देखते हैं कि आप आलू में देखते हैं कि जब उसकी सीज़न आती है, क्या नाम है, मतलब अक्टूबर नवंबर तक आते हैं, तो आलू में आँखें देखने लगते हैं, क्या देखने लगते हैं, आँखें आने लगते हैं, आई बर्ड आ जाती है ग्रीन ग्रीन कलर का, आप देखे होंगे, ठीक है। तो वो आ जाती है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हम डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के बहुत सारे मेथड है, केमिकल मेथड है, ठीक है। तो केमिकल मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे H2SO4 डाल देते हैं, ठीक है, और थायोयूरिया यूज़ करते हैं। तो इस तरह बहुत सारे केमिकल्स कंपाउंड अलग अलग सीड में यूज़ करते हैं डॉर्मेंसी ब्रेक करने के लिए, और वो डॉर्मेंसी ब्रेक हो जाती है आधे घंटे के अंदर। उसके बाद आप उस सीड को चाहे तो सो कर सकते हैं, उसके बाद आपका उसकी जर्मिनेशन भी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर था डॉर्मेंसी, और डॉर्मेंसी आपको पता चल गया, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू इंक्रीज यील्ड काउपी सीड इज ट्रीटेड विद। अगर हमको काउपी, मतलब काउपी का मतलब क्या है, लोबिया, ठीक है। तो विग्ना शायद रेडियाटा है क्या, हाँ, ठीक है, बस देख लीजिएगा, ठीक है, मुझे बताइएगा। टू इंक्रीज यील्ड काउपी सीड इज ट्रीटेड विद। अगर हमको काउपी की यील्ड को बढ़ाना है तो हमको सीड को किससे सो करना पड़ता है। देखिए काउपी एक प्रकार का, आपको पता है, ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप है, और मतलब लेगुमिनियस क्रॉप्स में इसको कंसिडर किया जाता है,
ठीक है। तो लेगुमिनियस क्रॉप जो है, लेगुमिनियस क्रॉप वो क्रॉप्स होते हैं जो दाल वाली फसलें होती हैं, या ज़्यादातर ऐसी क्रॉप्स जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं सॉइल्स में। ठीक है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि राइस जितनी भी लेगुमिनियस क्रॉप है, ज़्यादातर उनकी जो हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं, या उनको हम जब कल्चर उनके हम ग्रो करते हैं, या उनको हम जब सीड ट्रीटमेंट करते हैं जिससे कि उनके अंदर सॉइल बॉर्न डिजीज़ ना हो और वो बेस्ट अपनी यील्ड दे पाएँ और अच्छे से वाटर एंड न्यूट्रिएंट का यूज़ कर पाएँ इफ़ेक्टिव वे से, तो उनके लिए हमें पता है कि हम राइजोबियम कल्चर का इस्तेमाल करते हैं। राइजोबियम एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो कि लेगुमिनियस क्रॉप्स के रूट में पाया जाता है और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत अहम रोल अदा करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा राइजोबियम। एजोस्पाइरलियम भी है, एजिटोबैक्टर भी है और पीएसबी है। मतलब पीएसबी का फुल फॉर्म क्या है? फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। तो जो फॉस्फोरस होते हैं जो सॉइल में क्या है, अनसॉल्युबलाइज फॉर्म में हैं, जो अनएवेलेबल फॉर्म में हैं, तो ये पीएसबी जो करता है, फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, जिसमें माइक्रोराइजा आता है और वैम आता है, वेस्कुलर माइक्रोराइजा, ये बहुत अहम रोल अदा करता है। तो ये इससे हम अगर हम इसको अपने फील्ड में यूज़ करते हैं तो ये क्या करता है, जो फॉस्फोरस अनएवेलेबल है उसको अवेलेबल कर देता है। अब ये कैसे करता है, क्या प्रोसेस है, क्या मैकेनिज्म है, ये आप थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ेंगे अपने सॉइल साइंस में। ठीक है, तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि उसका कंटेंट मैं ऑलरेडी बनाता हूँ। तो वहाँ आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ आपको अपने आप उस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इतना डिटेल में अभी हमको नहीं जाना है क्योंकि हम टॉप 30 क्वेश्चन हमको बस बनाना है, या वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, एजिटोबैक्टर है। ठीक है, सीरियल्स क्रॉप में यूज़ करते हैं, एजोस्पाइरलियम भी, और राइजोबियम लेगुमिनस क्रॉप में यूज़ करते हैं, इसलिए कॉपी का राइट आंसर होगा। ये अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा ना, अगर आप कॉन्सेप्ट से पढ़ें, आपने किताबें पढ़ी है, आपने अच्छी नॉलेज गेन की है, आपको टीचर ने अच्छी गाइड की है, तो जाहिर सी बात है आप हर क्वेश्चन के डेप्थ में जाएंगे। क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में क्लिक करेगा, अरे ये तो कॉपी है, तो जाहिर सी बात है राइजोबियम होगा। ठीक है, आप वहाँ एजिटोबैक्टर नहीं लगा के आएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो इस तरह पढ़िए। नेक्स्ट, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक्चुअल कमिंग आउट ऑफ सीडलिंग अबव सॉइल सरफेस इज कॉल्ड एज। मान लीजिए जो आपकी सीडलिंग, आपने सीड बोया था, अब सीड धीरे धीरे ऊपर आ रहा है सॉइल के सरफेस से, अब बाहर दिख रहा है, उसके बाद 2 कॉटिलीडन दिखेंगे, वही कॉटिलीडन फिर झड़ जाएंगे और वहाँ लीव्स आ जाएगी। तो ये होता है सीडलिंग में, आपने देखा होगा, वीडियोस देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं कभी एक वीडियो also अपलोड करूँगा अपने यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ क्या होता है, इस प्रोसेस को कहते क्या हैं? तो ये क्लास 3-4 का क्वेश्चन है नॉर्मली। तो जर्मिनेशन कहते हैं, ग्रो आउट कहते हैं, इमरजेंस कहते हैं, इलोंगेशन कहते हैं। तो जर्मिनेशन तो नहीं होगा, जर्मिनेशन का तो मतलब पूरा वो सीड से सीडलिंग तक का जो सफ़र है वो जर्मिनेशन हो गया, ग्रो आउट तो होगा नहीं। इमरजेंस कहते हैं, इमरजेंस का मतलब अंकुरण होना, यहाँ निकलना। तो इमर्ज हो रहा है, वो बाहर निकल रहा है, इसलिए इमरजेंस इज अ राइट आंसर। इलोंगेशन लंबा, तो ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या है इसका? इमरजेंस। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम लोग। एक मिनट। इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर इन सिटू सॉइल मॉइस्चर डिटर्मिनेशन इज नोन एज। वह इंस्ट्रूमेंट जो कि सॉइल में आप इन सिटू है, इन सिटू का मतलब उस फील्ड में ही आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक्स सिटू होता तो आप वेल कंट्रोल मैनर में किए होते, लैब में किए होते। ठीक है, तो ये सिर्फ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो कि आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर इन सिटू सॉइल मॉइस्चर डिटर्मिनेशन। सॉइल मॉइस्चर को आपको डिटरमाइन करना है तो आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे? रेन गेज करेंगे, टेंसियोमीटर, मोनोमीटर और इनफिल्ट्रोमीटर। तो रेन गेज आपको पता ही है, रेन फॉल को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। साइमन रेन गेज हैं, बहुत सारे हैं, ऑटोमेटेड है, नॉन ऑटोमेटेड है, तो वो सब चीज़ें हैं। तो एक भी एक क्वेश्चन बन गया कि रेनफॉल किससे मेज़र करते हैं। टेंसियोमीटर सॉइल मॉइस्चर डिटर्मिनेशन के लिए इस्तेमाल होता है, इसका आंसर बी करेक्ट है। ठीक है, मोनोमीटर रूट प्रेशर के लिए। और नेक्स्ट वन है लास्ट, इनफिल्ट्रोमीटर। इनफिल्ट्रोमीटर किस लिए यूज होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सीड इज कॉमनली यूज बाय द फार्मर फॉर द कमर्शियल क्रॉप प्रोडक्शन।
ऐसा कौन सा सीड है जो कि फार्मर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है कमर्शियल क्रॉप प्रोडक्शन के लिए? तो आपको पता ही है कि कोई भी जो किसान है जो लार्ज स्केल पे फार्मिंग कर रहा है और किसानों को जो सीड अवेलेबल होता है उसे हम क्या कहते हैं, सर्टिफाइड सीड कहते हैं, क्योंकि किसानों को ये रिकमेंड किया जाता है कि आप सर्टिफाइड सीड सो करिए, सर्टिफाइड सीड की बुआई करिए, क्योंकि सर्टिफाइड सीड सॉइल बॉर्न जो भी डिजीजेस हैं जैसे कि फंगस हैं, वायरस हैं, बैक्टीरियल हैं, वो नहीं हो पाता है। जो सॉइल से रिलेटेड जो डिजीज़ है वो क्रॉप्स में नहीं हो पाता है, उससे वो प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। न्यूक्लियर सीड जो होता है वो ब्रीडर्स के लिए यूज़ किया जाता है, ब्रीडर सीड, फिर फाउंडेशन सीड। तो इस तरह बहुत सारे सीड हैं, अभी हम इसको पढ़ाएंगे, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने पिक रखा है। तो सर्टिफाइड सीड का जो टैग कलर होता है, अगर पैकेट के देखा जाए तो उसमें ब्लू कलर का सिंबल बना होगा या पैकेट ब्लू कलर का दिखेगा। समझ में आया? तो ये आपको याद रखना है कि फार्मर्स जो हैं वो सर्टिफाइड सीड यूज़ करते हैं और वो किस कलर का होता है, उसकी टैग कलर ब्लू कलर का होता है। आइए इसको नीचे देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो सर्टिफाइड सीड है जो कि ब्लू होता है, सर्टिफाइड सीड की हेल्प से मतलब सर्टिफाइड सीड किससे बना होता है, रजिस्टर्ड सीड से बना होता है। उसके मैटरनल क्या है, रजिस्टर्ड सीड, और इस रजिस्टर्ड सीड का जो कलर होता है वो पर्पल होता है। रजिस्टर्ड सीड किससे बना होता है, फाउंडेशन सीड से बना होता है। फाउंडेशन सीड का जो कलर होता है वाइट होता है। फिर ब्रीडर सीड होता है, जो प्लांट ब्रीडर्स होते हैं वो जो सीड बनाते हैं, जिनमें देखिए ये सारे सीड का जो ऑन द बेसिस ऑफ डिवीज़न है वो सीड सीड प्योरिटी के बेसिस पे किया गया है। अगर सीड 100% प्योर है तो वो न्यूक्लियर सीड माना जाएगा, 99.99 है तो ब्रीडर सीड है। फिर फाउंडेशन सीड उसी तरह 98, रजिस्टर्ड सीड 90 के आसपास, सर्टिफाइड 90 से एवो। इस तरह इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो ब्रीडर सीड का जो कलर है आपको टैग कलर है येलो कलर है, और न्यूक्लियर सीड का कुछ नहीं होता है। तो इसका मतलब जो सबसे मैटरनल है, सबसे जो बेस है वो क्या है, न्यूक्लियर सीड। तो पहले न्यूक्लियर सीड बनता है, फिर ब्रीडर सीड बनता है, फिर आपका फाउंडेशन सीड बनता है, फिर रजिस्टर्ड सीड बनता है, फिर सर्टिफाइड सीड बनता है। तो ये आपको याद, ये आपका जो कॉर्नोलॉजी है वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इस टॉपिक से क्वेश्चन पक्का आएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे, आप एग्ज़ाम देकर आइएगा, उसके बाद हमसे बात करिएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको NBFRC, NBFRC ये याद कर लीजिएगा। देखिए, क्लासेस ऑफ सीड अभी मैंने बताया कि प्लांट ब्रीडर यूज़ करते हैं, फाउंडेशन सीड ब्रीडर सीड के लिए यूज़ किया जाता है, रजिस्टर सीड फाउंडेशन सीड के लिए यूज़ किया जाता है, सर्टिफाइड सीड आइदर फाउंडेशन से उसकी ग्रो होती है और या तो रजिस्टर सीड से ग्रो होती है। गुड सीड जो कि NSIC नेशनल सीड, ठीक है, और NSIC का मुझे फुल फॉर्म नहीं आ रहा है, लेकिन वो अप्रूव करता है। इसी तरह स्टेट लेवल पे बहुत सारे होते हैं, वो सीड को अप्रूव करते हैं कि ये सीड 100% प्योर है, इसमें प्योरिटी परसेंटेज इसकी अच्छी है, जर्मिनेशन परसेंटेज इसका अच्छा है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 9, अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल इज रिफर्ड एज। तो अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, सॉइल स्ट्रक्चर कहते हैं, सॉइल ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कहते हैं, सॉइल टेक्सचर कहते हैं, नन ऑफ दिस या नन ऑफ एबो। ठीक है, सॉरी क्या कहते हैं बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, सॉइल स्ट्रक्चर होगा। जो सॉइल पार्टिकल्स हैं, जो सैंड सिल्ट क्ले हैं, उनका कैसे अरेंजमेंट हो रहा है, कैसा वो शेप बना रहे हैं अरेंज होके, उसी को तो सॉइल स्ट्रक्चर करेंगे, वही तो हमको दिख रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया, आगे चलते हैं। सीड ट्रीटमेंट इज यूज इन कॉटन। तो कॉटन में कौन सा सीड ट्रीटमेंट यूज करते हैं, तो तुम्हें आपको पता होना चाहिए, सोकिंग इन वाटर, ठीक है, सल्फरिक एसिड, थीमेट, कार्बोफ्यूरॉन। तो कार्बोफ्यूरॉन नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा सल्फरिक एसिड। तो सल्फरिक एसिड में इसका सीड ट्रीटमेंट कॉटन का किया जाता है। ठीक है, now moving to the next question which is question number 11, a vertical section cut downward through the soil is called as। एक वर्टिकल सेक्शन होती है जो कि सॉइल में हम डाउनवर्ड कट करते हैं, तो ये जो हम कट करने के बाद जो हमको मिल रहा है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम सॉइल प्रोफाइल कहेंगे, सॉइल
कॉलम कहेंगे, सॉइल सैंपल बोलेंगे, सॉइल होराइजन बोलेंगे। तो उसको हम सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। ठीक है, वर्टिकल सेक्शन जो भी हमको मिल रहा है उसे हम क्या कहेंगे? सॉइल प्रोफाइल कहेंगे। सॉइल होराइजन में जो ए बी सी आ रहा है, पार्टिकुलर जो हॉरिजेंटल सरफेस हमको मिल रहा है, ठीक है, सॉइल कट करने के बाद पूरी लेयर मिल रही है, वो होराइजन कहलाती है। प्रोफाइल का मतलब ए बी सी तीनों आ जाएंगे ना, इसमें रेगोलिथ और सोलम दोनों आएंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। मैं पीक रखने वाला था, शायद पीक लगाया भी था, पता नहीं कहीं कुछ हो गया होगा फॉल्ट। नाइट्रोजन इज टेकन बाय द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ, तो नाइट्रोजन जो है प्लांट में किस फॉर्म में यूज़ किया जाता है? पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो हम क्या बताएंगे? एलिमेंटल नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रेट, नाइट्राइट कि नन ऑफ दिस। तो आप क्या बोलेंगे? इसका राइट आंसर क्या है? नाइट्रोजन किस पौधे नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं? आपको पता होना चाहिए, नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं। किस फॉर्म में लेते हैं? नाइट्रेट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक, आगे क्या है इसका? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? टीलेज ऑपरेशन कैरिड आउट बिफोर सोइंग टू डेवलप द सॉइल कंडीशन आर कॉल्ड एज। तो ये जो टीलेज ऑपरेशन होता है, टीलेज का मतलब जो भी हम सीड सोइंग से पहले बहुत सारे कल्चरल ऑपरेशन करते हैं फील्ड क्रॉप्स पे, फील्ड पे, उससे हम टीलेज करते हैं, जिसमें कि हम लेवलिंग करते हैं, प्लॉइंग करते हैं, डीप प्लॉइंग करते हैं, ठीक है, हम रिजेस बनाते हैं, हम फरो बनाते हैं, ठीक है। तो ये मेड़ बना रहे हैं, जो भी हम प्रक्रिया खेत में कर रहे हैं, अपने बुआई से पहले या बुआई के बाद भी हम कुछ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम टीलेज ऑपरेशन में इसको कंसिडर करते हैं। तो ये जो है टीलेज ऑपरेशन जो बुआई से पहले की जाती है सॉइल कंडीशन को तैयार करने के लिए, उसे क्या कहते हैं? प्रिपरेटरी टीलेज कहते हैं। प्रिपरेटरी टीलेज, प्री सोइंग टीलेज, इंटर कल्टीवेशन, नन ऑफ दिस। तो देखिए, प्रिपरेटरी टीलेज जिसे कहेंगे, क्या कहेंगे? क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं, सोइंग से पहले जो हम कर रहे हैं उसे हम प्रिपरेटरी टीलेज कहते हैं। प्री सोइंग नहीं होगा, ठीक है, प्री सोइंग सोइंग के पहले वाला नहीं, जरूरी नहीं है, ठीक है। इंटर कल्टीवेशन जिसमें हम होइंग और वीडिंग करते हैं, मतलब अब मेरी क्रॉप्स लग चुकी है, मेरी क्रॉप्स ग्रो हो चुकी है, ठीक है, और वो हाफ स्टेज में जा चुकी है या 1 महीने हो चुके हैं सोइंग के, उसके बाद जो हम वीडिंग और होइंग, निराई गुड़ाई वाली प्रक्रिया करते हैं, तो उसे हम इंटर कल्टीवेशन ऑपरेशन कहते हैं, जो कि हम आपको बाद में बताएं, ठीक है, पहले मतलब पहले बता चुके थे। और नॉन ऑफ दिस, तो इसका राइट आंसर क्या है? ए ऑप्शन करेक्ट है, प्रिपरेटरी टीलेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द साइज ऑफ क्ले पार्टिकल, मैंने आपको भी शुरुआत में ही बताए थे, पहले क्वेश्चन बताए थे, हम कहते एग्जाम में आता है, देखिए आ भी गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप? तो ऑप्शन ए इज 0.002 मिलीमीटर, ऑप्शन बी इज 0.2 मिलीमीटर, ऑप्शन सी इज 0.1 मिलीमीटर एंड ऑप्शन डी इज 0.05 मिलीमीटर। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो आप बताएंगे, इसका राइट आंसर है 0.002 मिलीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट न्यूट्रिएंट बिकम अवेलेबल टू प्लांट व्हेन सॉइल पीएच इज। तो इस कौन ज़्यादातर जो प्लांट न्यूट्रिएंट होते हैं वो प्लांट को अवेलेबल होते हैं किस सॉइल पीएच के रेंज में? तो इसका राइट आंसर है 6.5 to 7, ठीक है, 6.5 to 7.5 कर दीजिएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर मान लीजिए सी कर दीजिए, 6.5 से 7.5 कर सकते हैं, या 8 भी चल जाएगा, लेकिन 6.5 to 7.5 दिया है तो उसको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर माना जाएगा। तो 6.5 से 7.5 के बीच में, ठीक है, स्लाइटली एसिड टू द न्यूट्रल रहता है। तो जो पौधे होते हैं उनको सारे न्यूट्रिएंट अवेलेबल आसानी से मिल जाते हैं, या मैक्सिमम उसी रेंज पे मिलते हैं। इसलिए हर क्रॉप की जो सोइंग होती है, ज़्यादातर मैक्सिमम क्रॉप की वो इसी रेंज में सॉइल पीएच की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 16। which implement is used for interculture इन शुगर केन? ठीक है, इनमें से कौन सा जो इम्प्लीमेंट है वो इंटरकल्चर ऑपरेशन जो शुगर केन में होता है उसमें यूज़ किया जाता है? अकोला हो, जापानीज हो, बाउलफ्लो और कार्जट हो। तो इसका आंसर होगा अकोला हो। क्या होगा? अकोला हो। आंसर 1 इज करेक्ट। देखिए, इसका फिगर शायद हम लगाए हैं,
ठीक है। तो ये इस तरीके से दिखता है खुला, एक प्रकार का हुइंग का काम करता है, वीडिंग एंड हुइंग में। बहुत इसमें आगे पहिए लगे हुए हैं, नीचे ये दोनों ब्लेड लगे हुए हैं, और ये ब्लेड से क्या हो रहा है कि वो अपना वो काटता है, वीट को काटता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, implement developed by ICRI SAT Hyderabad for dryland agriculture is। तो इम्प्लीमेंट जो है वो जो डेवलप किया गया था ICRI SAT इक्री सैट हैदराबाद फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? तो ICRI SAT का फुल फॉर्म क्या है, इसको आप लोग होमवर्क लिख लीजिए, उसको करके आइएगा। ठीक है। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे आता है लेकिन मैं बताना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि आप लोग खोजे रहेंगे तो आपको लंबे समय तक वो चीज़ याद रहेगी। ठीक है। तो ये कौन सा इम्प्लीमेंट है? व्हील चेयर है, ट्रॉपी कल्चर है, मल्टीपल डिवाइस है कि मॉल बोल प्लाऊ है? तो इसका राइट आंसर होगा ट्रॉपी कल्चर। क्या होगा? ट्रॉपी कल्चर। जॉन करके कोई हैं जिन्होंने डेवलप किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, एनी मटेरियल एडेड टू द सॉइल फॉर द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड एज। कोई भी मटेरियल अगर हम जो सॉइल में ऐड कर रहे हैं जिससे कि न्यूट्रिएंट की सप्लाई बनी रहे या पौधे को मिल पाए, उसे हम क्या कहेंगे? फर्टिलाइज़र कहेंगे, फिलर कहेंगे, अमेंडमेंट कहेंगे, नॉन ऑफ दिस। तो फर्टिलाइज़र कहेंगे, जाहिर सी बात है कि फर्टिलाइज़र ही तो क्या करते हैं, पौधे को न्यूट्रिएंट जो स्टेटस है उनको बूस्ट करते हैं। फर्टिलाइज़र और मैन्योर, यहाँ तो मैन्योर का नाम नहीं लिखा तो फर्टिलाइज़र लिख देंगे। फिलर का काम होता है कि जब कोई न्यूट्रिएंट हमको नहीं मिल पा रहा है तो उसकी जो सब्स्टिट्यूट है या उससे कोरिलेटेड जो भी चीज़ें हैं जिनमें वो चीज़ पाई जा रही है, अगर हम वो दे देते हैं मिलाकर मिक्स करके, तो उसे हम फिलर कहते हैं। अमेंडमेंट का मतलब ये होता है जब सॉइल की कंडीशन ख़राब है, जैसे मान लीजिए सॉइल ज़्यादा एसिड है या सॉइल बहुत ज़्यादा बेसिक है, तो एसिड सॉइल को बेसिक बनाने के लिए, बेसिक सॉइल को एसिड बनाने के लिए या उसको न्यूट्रल करने के लिए जो भी हम केमिकल कंपाउंड यूज़ कर रहे हैं या जो भी हम सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं, जो भी हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, वो चीज़ अमेंडमेंट कहलाती है। जैसे कि हम एसिडिक सॉइल में कैल्शियम सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं या कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं या कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, चूना यूज़ करेंगे। बेसिक में जिंक सल्फेट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। ठीक है। म्यूरेट ऑफ जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करेंगे, म्यूरेट ऑफ पोटास के इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपका क्या हो जाएगा, आंसर अमेंडमेंट में आएगा। ठीक है। तो अगर आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर क्या है? ए ऑप्शन, फर्टिलाइजर। ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप प्लांट इन वाटर इज टर्म्ड। अगर हम प्लांट को उगा रहे हैं, वो भी पानी के अंदर उगा रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? सी कल्चर कहेंगे, हाइड्रोपोनिक कहेंगे, हाइड्रोकल्चर कहेंगे, या नन ऑफ दिस कहेंगे? तो हाइड्रोपोनिक कहते हैं। हाइड्रोपोनिक एक प्रकार का कल्टीवेशन है जिसमें पौधे को पानी में उगाया जाता है, टोटली रूप से पानी में उगाया जाता है, उनको सॉइल में सो किया ही नहीं जाता। इसी तरह एरोपोनिक हवा में किया जाता है। ठीक है। एरोपोनिक हवा में करते हैं, हाइड्रोपोनिक पानी में करेंगे। ठीक है। सी कल्चर तो अलग चीज़ हो गया। सी कल्चर उसमें हम प्रॉन्स और ये सब जो सी क्रिएचर्स हैं, प्रॉन्स, फिशेस, ये सब करते हैं। ठीक है। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 20, प्लांट मेक्स यूज़ ऑफ डैश वाटर वेरी इजीली। प्लांट कौन से पौधे पानी को आसानी से अपटेक कर पाते हैं, इस्तेमाल कर पाते हैं? हाइग्रोस्कोपिक वाटर, इंटर कैपिलरी वाटर, आउटर कैपिलरी वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर। तो इसका आंसर होगा इंटर कैपिलरी वाटर। जो कैपिलरी होता है, देखिए पानी अगर देखा जाए सॉइल में पानी 3 रूप में पाया जाता है। ठीक है। कैपिलरी वाटर होता है, ग्रेविटेशनल वाटर होता है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है। हाइग्रोस्कोपिक वाटर वेपर फॉर्म में होते हैं। पौधे को वो पानी इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन वो पौधा फुलफ़िल नहीं कर पाता है। बहुत ही कम पौधे हैं जो कर पाते हैं, तो ना के बराबर यूज़ हो पाता है। ग्रेविटेशनल वाटर इतना ज़्यादा हाईली फोर्स में होता है कि वो ग्राउंड वाटर में चला जाता है, ग्रेविटी की तरह, ड्यू टू द ग्रेविटी। और इंटर कैपिलरी वाटर ही ऐसी वाटर है जो कि सॉइल के पार्टिकल्स में, क्ले पार्टिकल्स से किनारे किनारे चिपका रहता है, और उस पौधे को वो उस पानी को पौधा उसको एब्जॉर्ब कर पाता है।
देखिए हम बहुत सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से हाई लेवल के थे, हल्के से हाई लेवल के क्वेश्चन हैं। क्योंकि पेपर अब ऐसा आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर के स्टूडेंट बढ़ रहे हैं और कंपटीशन हो रहा है, तो पेपर थोड़ा सा एग्ज़ाम में बहुत टफ बनाएगा। तो आपको ये सब चीज़ें पढ़ के जाना चाहिए, और कहीं ना कहीं ये आपको हेल्प करेगा इन फ्यूचर। और आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चन एक दो ठो देखने को मिलता है, क्योंकि ये नॉर्मल एक टेंडेंसी होती है कि 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 5-10 क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, उसी 5-10 नंबर की ये तैयारी हो रही है। और उसके पेपर ही ऐसा आ जाए, टफ आ जाए, तो मॉडरेट टू टफ वाली कैटेगरी के लिए ये सारे क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 21। थिकनिंग ऑफ वाटर फिल्म टेक प्लेस ड्यू टू द फोर्स ऑफ। तो ये जो सॉइल पार्टिकल्स होती है, जो उसके किनारे किनारे क्ले मतलब सॉइल वाटर के पार्टिकल्स उस पर अटैच हो जाते हैं, वो किस फोर्स के द्वारा अटैच होते हैं? ग्रेविटी फोर्स के द्वारा, एडहेसिव फोर्स के द्वारा, कोहेजन फोर्स के द्वारा, ऑस्मोसिस के द्वारा। तो आपको पता है कि एक सॉइल पार्टिकल्स है और उस पर वाटर का पार्टिकल्स अटैच हो रहा है, तो दोनों अलग अलग हैं। कोहेजन तब होता है जब दोनों सेम सेम होता है, मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में अगर अटैचमेंट हो रहा है, इसका मतलब वहाँ क्या है? कोहेजन फोर्स काम कर रहा है। लेकिन एक मेरा सॉइल पार्टिकल्स है और एक मेरा क्या है? सॉइल पार्टिकल्स, और ये क्या है मेरा? ये क्या है? ये मेरा वाटर है, या ये मेरा वाटर है, ये सॉइल पार्टिकल्स है। दोनों अलग अलग नेचर के हैं, अलग अलग नेचर के हैं, तो यहाँ क्या होगा? एडहेसिव फोर्स काम करेगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑस्मोसिस तो होगा नहीं, ग्रेविटी आपको पता ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। वाटर इज हेल्ड ऑन सरफेस ऑफ सॉइल पार्टिकल बाय द फोर्स ऑफ। तो सॉइल पार्टिकल्स में अगर वाटर देखा जाए तो किस फोर्स के द्वारा होता है? शायद अभी इसके बाद वाला क्वेश्चन यही था क्या? नहीं, तो यहाँ क्या बोलेंगे? वाटर इज हेल्ड ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल पार्टिकल। सॉइल पार्टिकल्स पे जो वाटर होल्ड हो रहा है वो किस फोर्स के द्वारा हो रहा है? ठीक है, तो वहाँ भी आप क्या बताएंगे? एडहेसिव फोर्स के द्वारा हो रहा है। ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन में देखे तो थिकनिंग ऑफ वाटर फिल्म, नहीं, इसका आंसर देखिए वो समझ लीजिए। थिकनिंग वाटर फिल्म जो है, वाटर की जो परत है वो अब मोटी हो रही है, मतलब बहुत सारे वाटर आपस में चिपक रहे हैं या एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, तब ना वो बड़ा हो रहा है। तो जब एक सेम वाटर है, वाटर पार्टिकल्स दूसरे वाटर पार्टिकल्स से अटैच हो रहा है, वो कोहेजन फोर्स के द्वारा होगा। देखिए ऐसे ही गलती होती है एग्जाम में, आप पढ़ के जाएंगे और आपको लगेगा कि नहीं नहीं तो गलत हो जाएगा। तो देखिए सेम सेम वाटर पार्टिकल की थिकनिंग, इसलिए वहाँ कोहेजन, इसलिए मैंने ये 2 क्वेश्चन लिया था। तो इसको सही कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा सी, ऑप्शन सी, कोहेजन फोर्स। और लास्ट वाले का, अभी इस वाले क्वेश्चन का होगा एडहेजन फोर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। कैपिलरी वाटर इज हेल्ड बिटवीन द टेंशन ऑफ। तो आपको पता है कैपिलरी वाटर कब होता है? 0.3 से 15 तक होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो 0.3 से 15। ठीक है, कैपिलरी वाटर। टेंसियोमीटर इज यूजफुल फॉर द मेजरिंग ऑफ। टेंसियोमीटर अभी आपको हम पहले ही शुरुआत में बताए थे, तो सॉइल मॉइस्चर रिटेंशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में कितने होते हैं? तो 1 लाख लीटर होते हैं। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर का मतलब 1 हेक्टेयर लेंथ है और उसमें 1 सेंटीमीटर पानी ऊपर आ रहा है। अगर मान लीजिए ये तुम्हारा लैंड है, ये आपका लैंड है, इसमें 1 हेक्टेयर का है, इसमें 1 सेंटीमीटर मात्र पानी आप एक लेयर बना के रखे हैं, तो टोटल पानी कितनी है वहाँ? 1 लाख लीटर है। तो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 26। डैश इज अ हाई वाटर रिक्वायरिंग क्रॉप। व्हीट, पैडी, सनफ्लावर, सैफफ्लावर, मेज़। तो व्हीट, पैडी, सैफफ्लावर, मेज़ में सबसे ज़्यादा पानी किसको चाहता है? तो आप बोलेंगे भैया पैडी को चाहता है। किसको चाहता है? पैडी को चाहता है। ठीक है, धान को। मेज को कम चाहेगा, व्हीट को पैडी से कम, और सैफफ्लावर को भी कम। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पैडी, उसके बाद व्हीट, फिर सैफफ्लावर, फिर लास्ट में मेज, क्योंकि मेज एक प्रकार का वो आपका मिलेट्स क्रॉप्स में आ जाएगा, तो इस वजह से उसको पानी कम चाहिए। हाईएस्ट इरिगेशन इफिशियंसी कैन बी अचीव्ड बाई। सबसे ज़्यादा जो इरिगेशन इफिशियंसी है या वाटर यूज इफिशियंसी है वो किस में देखने को मिलता है? किस टाइप की इरिगेशन मेथड में देखने को मिलता है? तो ऑप्शन ए है ड्रिप, ऑप्शन बी है स्प्रिंकलर, ऑप्शन सी है सरफेस, और ऑप्शन 4 है रेन गेज।
तो आप ये बोलेंगे कि ड्रिप इरिगेशन में लगभग मोर देन 90% की वाटर यूज एफिशिएंसी होती है। सेकंड में आपका स्प्रिंकलर हो जाता है, फिर सरफेस आते हैं लास्ट में। ठीक है, तो आप इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, जो कि है ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, ट्रांसपीरेशन इज लॉस ऑफ मॉइस्चर। तो ट्रांसपीरेशन जो प्रोसेस है वो मॉइस्चर का लॉस होता है कहाँ से? सॉइल से, वेजिटेशन से, सॉइल एंड वेजिटेशन से, कि सरफेस से? तो सॉइल से ट्रांसपीरेशन होगा? नहीं होगा। वेजिटेशन से होता है। ट्रांसपीरेशन इज अ प्रोसेस in which the loss of water from the aerial part of the plant is known as transpiration in the form of water vapor। तो ये पौधे के वायवीय भागों से पानी का लॉस होना वाष्प के फॉर्म में, इसी को हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो वेजिटेशन से होगा। जो भी वेजिटेशन है, जो भी वनस्पतियां हैं, वो पानी का वाटर वापर के फॉर्म में जब लॉस करती हैं, उसी प्रक्रिया को, उसी पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ठीक है, सॉइल एंड वेजिटेशन अगर दोनों से हो रहा है, सॉइल सरफेस से भी हो रहा है और वेजिटेशन से भी हो रहा है, तो वहाँ एक हम नया टर्म इस्तेमाल करेंगे जिसको हम क्या बोलेंगे? इवेपो ट्रांसपीरेशन। क्या बोलेंगे? इवेपो ट्रांसपीरेशन। ठीक है, ठीक है, ये लिखाता नहीं है, मुझे इसका एक पेन खरीदना है। मैं पेन खरीद लूँगा, इसीलिए लिखूँगा, तब इसीलिए नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। इवेपो ट्रांसपीरेशन ईवी से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, हम लोग नेक्स्ट लास्ट मोमेंट पे आ गए हैं। Most of the field crops extract about %% moisture from the first quarter of the root zone। ज़्यादातर जो फील्ड क्रॉप्स होते हैं वो कितने % मॉइस्चर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं अपने फर्स्ट क्वार्टर ऑफ रूट जोन से? मतलब जो रूट जोन है उसके 1/3 हिस्सा जो है, एक चौथाई जो हिस्सा है, उससे कितना मॉइस्चर वो अपटेक कर लेते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 40%। क्या होगा? 40%। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। लास्ट में आ गया फील्ड कैपेसिटी। तो फील्ड कैपेसिटी का जो मॉइस्चर रिटेंशन रेट है, फील्ड कैपेसिटी को कितने बार पे देखने तक मिलता है? 1/3 बार पे। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप मुझे वैल्यूबल कमेंट दे सकते हैं। ठीक है, आप मुझे वैल्यूबल कमेंट अपने आपको जो भी आपको अच्छा लग रहा है या जो भी आपको इसमें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, आपके वैल्यूबल फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसी तरह हमसे जुड़े रहिए। आपको रोज़ एक वीडियोस मिलते रहेंगे और ये आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम में निकलवाने की जिम्मेदारी जो है वो हम लोग की है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम अच्छे से अच्छे वीडियोस आप तक पहुंचाएं जिसमें क्वेश्चन बहुत अच्छा हो। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।